हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बेसिक शिक्षा के जो भी शिक्षक हैं, बेसिक शिक्षा से संबंधित, बेसिक शिक्षा परिषद से संबंधित में जो भी अवकाश होते हैं, अवकाश के जो नियम होते हैं, उनमें एक उसके सरलीकरण के संबंध में, और उसमें यह अवकाश जो भी कि आकस्मिक अवकाश है, अर्जित अवकाश है, या मेडिकल लीव है, या आपका चाइल्ड केयर लीव है, जितने भी प्रकार के लीव हैं उनको कैसे लिया जाता है और किस प्रकार लिया जाता है, उनको किस प्रकार पहले क्या नियम था और अभी क्या हो चुका है, इसको मैं अच्छी तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। और यह लेटर आपको महानिदेशक डीजी कार्यालय से जारी हुआ है। और इस संबंध में मैं आपकी जो भी डाउट्स हैं, बहुत सारे शिक्षकों के डाउट्स रहते हैं कि ये उक्त अवकाश कैसे लिया जाए, उसको कैसे अप्लाई किया जाए, तो उसी संबंध में मैं एक आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ, जिससे आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का हमारा है टॉपिक, तो आज का हमारा जो ये महानिदेशक स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ की ओर से ये जारी लेटर है, और सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद है। ठीक है दोस्तों, और यह लेटर लेटेस्ट तो नहीं है, 30 सितंबर 2024 को जारी हुआ है। तो ये जितने भी सारे उसमें जितने भी सारे लेटर्स हैं, ये सारे एक एक करके सारे आपको मैं दिखाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा। सबसे पहला है विषय कि बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों के देय विभिन्न अवकाशों की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में। ठीक है, और ये अनुमोदन प्रदान किए तत्क्रम में निम्नवत निर्देश प्रदान किए जाते हैं। आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं आपको मेन पॉइंट समझाऊंगा, पूरा पढ़ने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मेन पॉइंट आपको बताता हूँ। सबसे पहला क्या है, पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है, किसी भी प्रकार के अवकाश प्रकरण के निस्तारण में स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। पहले होती थी, अब नहीं होगी। सेकेंड पॉइंट है, चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु अधिकृत चिकित्सकों में समस्त रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर भी अनुमन्य होंगे। ठीक है, यानी कि जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं वो भी अनुमन्य होंगे। उनके भी मतलब कि उनके भी लेटर पर आप मेडिकल लीव ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, बाल्य देखभाल अवकाश एक बार में सामान्यतः अधिकतम 30 दिनों के लिए दिया जाएगा। चुनाव, आपदा, जनगणना, बोर्ड परीक्षा ड्यूटी अथवा विद्यालयी परीक्षाओं की अवधि उससे 5 दिवस पूर्व की तिथियों हेतु प्राप्त बाल्य देखभाल अवकाश प्रकरणों को खंड शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्यक विचारोपरांत निस्तारित किया जाएगा। उक्त से भिन्न अवधियों हेतु प्राप्त बाल्य देखभाल अवकाश प्रकरणों विद्यालय बंद होने की स्थिति को छोड़कर को खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से अग्रसारित किया जाएगा, व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से स्वीकृत किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, बेसिक शिक्षा परिषद के पत्र दिनांक 20 फरवरी 1999 के अनुक्रम में बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों को ग्रीष्मावकाश, शीतावकाश में सक्षम अधिकारी शासन राज्य स्तर के आदेश पर कार्य किए जाने के सापेक्ष ही अर्जित एवं उपार्जित अवकाश दिया जाएगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है कि परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों का निर्बंधित अवकाश, प्रतिकर अवकाश व अध्ययन अवकाश अनुमन्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, और ये कंचन वर्मा के द्वारा ये लेटर जारी हुआ था, पिछले साल का है। अब मैं आगे ले चलता हूँ। ठीक है, अगले पेज पे भी यही सेम चीज़ है, और ये 2 बार दे दिया है, तो इसको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको आप लोग देख सकते हैं, सेम चीज़ है। फिर अगला लेटर है, देखिए अगला लेटर है 2 मई 2023 का, और ये प्रेषक में ऋषिकेश दुबे विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के हैं। और ये महानिदेशक स्कूली शिक्षा को लिखते हैं कि बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 को लिखा गया है। दिनांक 2 मई 2023 का लेटर है कि विषय है, बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों को देय विभिन्न अवकाशों की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में। ये भी सरलीकरण है, और क्या है उसमें पॉइंट, सेकेंड पॉइंट देखिए, इसमें है कि शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरांत आपके उक्त पत्र दिनांक 1/3/2023 द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत
कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों को देय विभिन्न अवकाशों की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव पर सक्षम स्तर द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ कि कृपया उक्त अनुमोदन के अनुपालन में अग्रतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें। ठीक है, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। ठीक है, ये भी वही है। ठीक है, मैं आपको मेन चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लेटर इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है क्या नहीं है। देखिए, ये 1/3/2023 का लेटर है और ये भी सरलीकरण के ही संबंध में है। और क्या है, वर्तमान प्राविधान क्या है और प्रस्तावित प्रावधान क्या है। उस टाइम का वर्तमान क्या चल रहा था और प्रस्तावित क्या है, ये हो चुका है। ये पहले का लेटर है तो इसको हो चुका है मान के चलिए, प्रस्तावित नहीं है, ये हो चुका है। तो वर्तमान प्राविधान क्या था उस समय जब ये लेटर जारी हुआ था कि समस्त प्रकार के अवकाश प्रकरणों पर स्टाम्प पेपर और शपथ पत्र लिया जाता है। अब प्रस्तावित क्या था कि समस्त प्रकार के अवकाशों प्रकरणों में स्टाम्प पेपर व शपथ पत्र संबंधी व्यवस्था समाप्त किया जाना है। ये सबसे पहले लेटर में मैंने दिखा कि ये सब व्यवस्था समाप्त कर लिया जाता है। अब कोई नोटरी या एफिडेविट लगाने की जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट है, चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु अधिकृत चिकित्सकों को निर्धारण में समस्त रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शामिल नहीं है। अब हो गया है, चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु अधिकृत चिकित्सकों का निर्धारण में समस्त रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को शामिल किया जाना है, हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाल्य देखभाल अवकाश एक बार में स्वीकृत हेतु अधिकतम दिनों की संख्या निर्धारित नहीं है। अब हो चुका है कि अधिकतम दिन 30 दिन होगा। ये अगर पिछले ही लेटर मैंने आपको बताया। नेक्स्ट पॉइंट है कि बेसिक शिक्षा परिषद के पत्र दिनांक 20 फरवरी 1999 के अनुसार बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों को एवं शिक्षणेतर कर्मियों को ग्रीष्मावकाश शीतावकाश में सक्षम अधिकारियों के आदेश प्रकार किए जाने के सापेक्ष अर्जित उपार्जित अवकाश दिया जाता है। सक्षम अधिकारी निर्धारित नहीं है, लेकिन अब हो गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के पत्र दिनांक 20 फरवरी 1999 के अनुसार बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों को ग्रीष्मावकाश शीतावकाश में सक्षम अधिकारी शासन स्तर राज्य स्तर के आदेश प्रकार किए जाने के सापेक्ष अर्जित उपार्जित अवकाश दिया जाना अनुमन्य है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है कि वर्तमान में प्रतिकर अवकाश स्वीकृत किए जा रहे हैं। बाद में है कि परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को निर्बाधित अवकाश, प्रतिकर अवकाश व अध्ययन अवकाश अनुमन्य नहीं होना, ये चीज़ समाप्त कर दिया गया है। पहले दिया जाता था प्रतिकर अवकाश, लेकिन अब यह निर्बंधित अवकाश, प्रतिकर अवकाश व अध्ययन अवकाश आपको समाप्त कर दिया गया है, अब नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आगे मैं कुछ और चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। अब देखिए, अब ये सरलीकरण के संबंध में कि आकस्मिक अवकाश आप कैसे लेंगे और क्या करेंगे और किस परिस्थिति में लेंगे और उसको कैसे फॉलो करेंगे। तो आकस्मिक अवकाश यानी कि कैजुअल लीव सीएल के लिए है। सीएल के लिए क्या नियम है, आकस्मिक अवकाश के दौरान कार्य एवं कार्य का उत्तरदायित्व। आकस्मिक अवकाश मूल नियमों के अंतर्गत मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए आकस्मिक अवकाश की अवधि में संबंधित कार्यकर्मी सभी प्रयोजनों के लिए ड्यूटी पर माना जाता है। ठीक है, आकस्मिक अवकाश के दौरान किसी प्रतिस्थापना की तैनाती नहीं की जाएगी। यदि कार्यालय के कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होता है तो आकस्मिक अवकाश स्वीकृतता के अधिकारी इसे निरस्त कर सकता है तथा संबंधित कर्मी ड्यूटी को पर वापस बुला सकता है। ऐसा होता है कि अगर कुछ आपका कोई ट्रेनिंग हो या कुछ चुनाव संबंधी काम हो या जनगणना संबंधी काम हो या बीएलओ संबंधी काम हो और आपने आकस्मिक अवकाश लिया है और उस स्थिति को बहुत इम्पोर्टेंट काम है, तो आपकी सीएल को कैंसिल करके और उस स्थिति को आपको स्कूल बुलाया जा सकता है, आपके कार्य को किए लिया जा सकता है। तो आकस्मिक अवकाश सीएल में ये नियम है। ठीक है, दूसरा क्या है कि आकस्मिक अवकाश की सीमा क्या है। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 14 दिन का आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है। 14 सीएल आपके अनुमन्य है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। दूसरा है कि एक बार में 6 दिन से अधिक आकस्मिक अवकाश विशेष परिस्थितियों में ही दिया जाना है, यानी कि एक बार में आप 6 दिन तक मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। अगर 6 दिन से ज़्यादा चाहिए तो आपको विशेष परिस्थिति दिखाना पड़ेगा कि हमें उक्त काम है इसलिए आपको चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है रविवार, छुट्टियों एवं अन्य अकार्य दिवस यानी कि नॉन वर्किंग डे यदि आकस्मिक अवकाश के बीच में पड़ते हैं तो उन्हें आकस्मिक अवकाश में नहीं जोड़ा जाएगा। ऐसे मान लीजिए कि आप शनिवार को लेते हैं और रविवार को छुट्टी है और सोमवार को लेते हैं तो एक ही बार अप्लाई करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि शनिवार रविवार सोमवार 3 दिन जोड़ा जाएगा, नहीं, शनिवार और सोमवार 2 ही दिन जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब विशेष आकस्मिक अवकाश कैसे लिया जाएगा और किस परिस्थिति में लिया जाएगा ये भी आपको बताता हूँ। विशेष आकस्मिक अवकाश की परिस्थिति क्या है कि शासनादेश उक्त संख्या 27 ये अनुसार राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद भाग लेने के लिए चयनित खिलाड़ियों को 30 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है। यानी कि आप खेलकूद में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रहे हैं तो उसके लिए विशेष अवकाश 30 दिन के लिए आपको दिया जा सकता है। दूसरा है कि
मान्यता प्राप्त सेवा संघों परिसंघों के जनपद एवं उच्च स्तरीय इकाइयों के अध्यक्ष एवं सचिव को संघ के कार्य के निमित्त एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 7 दिन का तथा कार्यकारिणी के सदस्यों को कार्यकारिणी बैठक में भाग लेने हेतु अधिकतम 4 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दे होगा। कार्यकारिणी के उन्हीं सदस्यों की यह सुविधा अनुमन होगी जो कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने हेतु बैठक के स्थान से बाहर से आए। ठीक है, यह अध्यक्ष और मंत्री के लिए है कि आपको कहीं जाना है मीटिंग में, तो आपको इसके लिए विशेष 7 दिन का लेने का या 4 दिन का आकस्मिक अवकाश लेने का प्रावधान है। ठीक है, आकस्मिक अवकाश पर मुख्यालय छोड़ने की पूर्व अनुमति। आकस्मिक अवकाश लेकर मुख्यालय छोड़ने की दशा में सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। अवकाश अवधि में पता या मोबाइल नंबर भी सूचित किया जाना चाहिए। यानी कि आप सीएल लेते हैं और आप अपने जिले से बाहर जाते हैं या प्रदेश से बाहर जाते हैं तो आपको बताना होगा और साथ ही साथ मोबाइल नंबर और पता भी बता के जाना होगा कि कुछ इमरजेंसी पड़ी तो आपको बुलाया जा सकता है। ठीक है, और समुचित कारण, आकस्मिक अवकाश समुचित कारण के आधार पर ही स्वीकृत किया जाएगा कि किस रीजन से आप ले रहे हैं। कारण आपका वैलिड होना चाहिए तभी आपकी लीव अप्रूव होगी। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है कि ऑनलाइन आवेदन, अवकाश आवेदन व निस्तारण की प्रक्रिया कैसे होगी। अवकाश हेतु मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अधिकतम 1 दिवस में एकल विद्यालय में वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति अस्वीकृति सक्षम स्तर पर द्वारा 3 कार्य दिवस के अंदर की जाएगी। ठीक है, अब हम लोग चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश यानी कि मेडिकल लीव ML पे हम लोग देखते हैं कि मेडिकल लीव किन परिस्थितियों में ली जा सकती है और कैसे ली जा सकती है। तो अस्थायी कर्मी के लिए क्या नियम है कि संपूर्ण सेवा काल में यानी कि पूरी आपकी नौकरी पीरियड में 12 माह तक चिकित्सा का प्रमाण पत्र पर अवकाश नियमों द्वारा निर्दिष्ट चिकित्सकों द्वारा प्रदान किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्रों पर स्वीकृत किया जा सकता है। 12 माह अर्थात 365 दिन मैक्सिमम अपने नौकरी पीरियड में आप अवकाश ले सकते हैं। ठीक है, उपयुक्त 12 माह का अवकाश समाप्त होने के पश्चात आपवादिक मामलों में चिकित्सा परिषद की संस्तुति पर संपूर्ण सेवा काल में कुल मिलाकर 6 माह का चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अतिरिक्त अवकाश और स्वीकृत किया जा सकता है। यानी कि आपको विशेष परिस्थिति है, अगर 365 मेडिकल लीव भी आपके खत्म हो चुके हैं तो एक मेडिकल की टीम को आपको बहुत उसको एक अलग से प्रमाण पत्र बनाकर अतिरिक्त 6 माह का और आपको अवकाश दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब अस्थायी कर्मियों के लिए क्या नियम है। अस्थायी कर्मियों के लिए ऐसे कर्मी को जो 3 वर्ष अथवा उससे अधिक रूप से समय से निरंतर कार्यरत रहे हों, नियुक्ति नियमित हो, कार्य एवं आचरण संतोषजनक हो, सत्यनिष्ठा प्रमाणित हो तथा उनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित या विचाराधीन न हो। अस्थायी कर्मी के ही समान 12 महीने तक के चिकित्सा प्रमाण पत्र अवकाश की सुविधा है, परंतु 12 माह के पश्चात अस्थायी कर्मी को प्रदान किए जाने का अगला 6 माह का अतिरिक्त अवकाश इन्हें अनुमन्य नहीं है। यानी कि अस्थायी के लिए 12 माह ही ले सकते हैं, 6 महीना वाला जो अस्थायी कर्मी के लिए है अतिरिक्त वाला वो अस्थायी कर्मी के लिए नहीं है। ठीक है, शेष सभी परीक्षा विधीन कर्मी को चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर संपूर्ण परीक्षा विधीन सेवा काल में 4 माह तक अवकाश प्रदान किया जा सकता है। यानी कि परीक्षा विधीन कर्मी को परिवीक्षा विधीन सेवा काल यानी कि 1 साल तक आपका परिवीक्षा विधीन जब नौकरी लगता है तो 1 साल परिवीक्षा विधीन काल होता है, तो उसमें आपको 4 माह तक विशेष परिस्थिति में अवकाश दिया जा सकता है। ठीक है, अब अवकाश की स्थिति में वेतन की क्या स्थिति है कि वेतन आपको कैसे मिलेगा। तो अस्थायी कर्मी तथा 3 वर्षों से निरंतर कार्यरत परिवीक्षा कर्मी को 12 माह तक की अवधि तथा शेष परिवीक्षा विधीन कर्मी को 4 माह तक की अवकाश अवधि के लिए वह अवकाश वेतन हेतु अनुमन्य होगा। उसे अर्जित अवकाश का उपभोग करने की दशा में अवकाश वेतन के रूप में देय होगा। यानी कि वही 12 माह और 4 माह तक अगर आप लेते हैं परिवीक्षा विधीन काल में तो आपको सैलरी मिलेगी, ऐसा है। ठीक है, अस्थायी कर्मी को 12 माह का अवकाश समाप्त होने के उपरांत देय अवकाश के लिए अर्जित अवकाश की दशा में अनुमन्य अवकाश वेतन की अवधि आधी धनराशि अवकाश हेतु वेतन के रूप में अनुमन्य होगी। यानी वही जो 6 महीना वाला एक्स्ट्रा अगर लेते हैं तो आपको आधा सैलरी मिलेगा। ठीक है, और समूह ग व घ के कर्मचारी किससे अवकाश प्राधिकृत चिकित्सक से ले सकते हैं। तो मेडिकल कॉलेज के रोग से संबंधित विभाग के रीडर या लेक्चरर द्वारा एक लेटर पर ये राजकीय चिकित्सालयों, औषधालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत समस्त श्रेणी के चिकित्सा अधिकारी या समस्त रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के लेटर पैड पर आप अवकाश ले सकते हैं।
चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश या अवकाश के विस्तारित के लिए दिए गए आवेदन पत्र के साथ निर्धारित पर चिकित्सक द्वारा प्रमाण पत्र लगा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वस्थता प्रमाण पत्र यानी कि फिटनेस सर्टिफिकेट आपके लिए चाहिए। इस चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश का उपयोग करने के उपरांत यानी किसी भी कर्मचारी की सेवा में योगदान करने की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि उसके द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर भरे अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। बाद में सक्षम अधिकारी चाहे तो अस्वस्थता के आधार पर दिए गए किसी अन्य प्रकार के अवकाश के मामले में उसे उपयुक्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मांग सकता है। 3 माह या अधिक का चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश चिकित्सा परिषद की संस्तुति उपरांत स्वीकृत किया जाएगा। यानी कि आपको जब आपका मेडिकल लीव खत्म हो जाता है तो आपको फिटनेस सर्टिफिकेट भी देना होगा कि हम फिट हो चुके हैं और मैं ड्यूटी ज्वाइन करने की स्थिति में आ चुका हूं। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है ऑनलाइन अवकाश आवेदन व निस्तारण की प्रक्रिया कैसे होगी। तो मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन अवकाश हेतु आवेदन पत्र व चिकित्सीय प्रिस्क्रिप्शन प्रणाली में अपलोड किया जा सकेगा। संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी की आवश्यकता अनुसार एकल विद्यालयों में वैकल्पिक शिक्षक की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे और चिकित्सा प्रमाण पत्र अपलोड होने के 3 दिवस में खंड शिक्षा अधिकारी आवेदन निस्तारित करेंगे। अस्वीकृत करने की स्थिति में स्पष्ट कारण आपत्ति अंकित किया जाएगा और आपत्ति का निराकरण कर आवेदक द्वारा पुनः आवेदन अधिकतम 7 दिवस के भीतर किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अवकाश अवधि 42 दिवस से अधिक एक बार में ही अथवा लगातार अवकाश अवधि जोड़कर ही होने की स्थिति में प्रकरण को खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अग्रसारित किया जाएगा। यानी कि 42 दिन से ज़्यादा आप लेते हैं तो यह BS से आपका जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ही उसको अग्रसारित करेगा यानी कि उसको अप्रूव करेगा। 3 दिवस में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आवेदन निस्तारित करेंगे। 3 दिवस में आप उनको भी इस पर निर्णय लेना है कि स्वीकृत करना है या अस्वीकृत करना है और अस्वीकृत करने की स्थिति में स्पष्ट कारण अंकित किया जाएगा और आपत्ति का निराकरण कर आवेदक द्वारा पुनः आवेदन अधिकतम 7 दिवस के भीतर किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थापित कार्मिकों के आवेदन पत्र अपलोड होने के 3 दिवस के भीतर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आवेदन निस्तारित करेंगे। अस्वीकृत करने की स्थिति में स्पष्ट कारण आपत्ति अंकित किया जाएगा और आपत्ति का निराकरण कर आवेदक पुनः द्वारा अधिकतम 7 दिवस के भीतर किया जाएगा। और चिकित्सीय अवकाश समाप्त होने के पश्चात ऑनलाइन ज्वाइनिंग अनिवार्य रूप से स्वस्थता प्रमाण पत्र फिटनेस सर्टिफिकेट पोर्टल पर अपलोड करते हुए की जाएगी। ठीक है। तो फिटनेस सर्टिफिकेट आपको देना ही होगा। और मातृत्व अवकाश यानी कि चाइल्ड केयर लीव के लिए क्या नियम है। तो चाइल्ड केयर लीव के लिए यह अवकाश संपूर्ण सेवा काल में 2 बार अनुमानी है कि आप 2 बार ले सकते हैं। और प्रसूतावस्था पर अवकाश प्रारंभ होने के दिनांक से 180 दिन तक अवकाश दिए हैं। अंतिम बार स्वीकृत अवकाश के समाप्त होने के दिनांक से 2 वर्ष व्यतीत हो चुके हो तभी दोबारा यह अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। यानी कि एक बार आपने लिया है लीव तो दूसरी बार चाइल्ड केयर लीव 2 वर्ष खत्म होने के बाद ही आप फिर दूसरी बार लीव ले सकते हैं और मैक्सिमम 2 ही बार ले सकते हैं। परंतु वर्तमान में रिट याचिका संख्या 32394/2019 व अन्य में पारित निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा 2 वर्ष के अंतर की बाध्यता को शिथिल करते हुए अवकाश स्वीकृत करने का आदेश पारित किया गया है। इस संबंध में कार्यालय के पत्रांक 4451 दिनांक 13 सितंबर 2022 के द्वारा प्रस्तावित प्रेषित है। अतः 2 वर्ष के अंतर की बाध्यता को शिथिल करते हुए अवकाश स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है। यह एक विशेष परिस्थिति में 2 वर्ष के भीतर यह माननीय न्यायालय के जो आदेश है उसके क्रम में की जा सकती है। ठीक है। यदि किसी महिला सरकार सेवक के 2 या 2 से अधिक जीवित बच्चे हों तो उसे यह अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता भले ही उसका अवकाश अन्यथा दे हो। यदि महिला सरकारी सेवक के 2 जीवित बच्चों में से कोई भी बच्चा जन्म से किसी असाध्य रोग से पीड़ित हो या दिव्यांग हो या अपंग हो या अथवा बाद में इन बीमारी विकृतियों से ग्रस्त हो जाए तो संपूर्ण सेवा काल में 2 बार अनुमन्यता की शर्तों के अधीन रहते हुए उसे अपवाद स्वरूप एक अतिरिक्त मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। ठीक है। और निस्तारण देखिए, निस्तारण बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है वीडियो, मैं जल्दी बताता हूँ कि निस्तारण आपको 3 दिन के अंदर करा लेना है। 3 दिन के अंदर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ही करेंगे। पहले खंड शिक्षा अधिकारी आपका आवेदन अग्रसारित करेंगे 3 दिवस के अंदर और फिर उसके बाद 7 दिन का प्रकरण खंड शिक्षा अधिकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अग्रसारित किया जाएगा और 3 दिवस में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आवेदन कर निस्तारित करेंगे और मैक्सिमम अगर कैंसिल हो जाए तो फिर 7 दिन के अंदर आपको फिर से आवेदन कर देना है। ठीक है दोस्तों। और कार्मिकों के लिए भी वही नियम है। और गर्भपात एवं गर्भस्राव के मामले में अधिकतम 6 सप्ताह का अवकाश आपका देय है अगर गर्भपात या गर्भस्राव हो जाता है तो। ठीक है। और आवेदन निस्तारण भी वही 3 दिन वाला ही नियम, फिर से इसमें भी यही नियम लागू होता है। ठीक है। और बाल देखभाल अगवाजी चाइल्ड केयर लीव, यानी कि चाइल्ड केयर लीव कैसे आप लोग को लेना है तो वो भी इसमें चाइल्ड केयर लीव CCL कैसे लेंगे तो महिला सरकारी सेवक हो चाहे अस्थायी हो या अस्थायी हो उसके लिए
आपको चाइल्ड केयर लीव अधिकतम 730 दिनों का बाल्य देखभाल अवकाश मातृत्व अवकाश शर्तों के प्रतिवेदन अनुमन्य होगा। ठीक है, और यह अवकाश विशिष्ट परिस्थितियों संतान की बीमारी तथा परीक्षा अधिकार में देखभाल हेतु संतान की आयु 18 वर्ष होने की अवधि तक देय है। ठीक है, गोद ली गई संतान के संबंध में यह अवकाश देय होगा। संबंधित महिला कर्मचारी के अवकाश देय लेख में उपार्जित अवकाश देय होते हुए भी बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्य होगा। बाल्य देखभाल अवकाश एक बार में सामान्यतः अधिकतम 30 दिनों के लिए लिया जाएगा और अवकाश उपभोग कर कार्यभार ग्रहण उपरांत पुनः अवकाश दिया जा सकेगा। बाल्य देखभाल अवकाश एक कैलेंडर वर्ष के दौरान 3 बार से अधिक नहीं लिया जाएगा। बाल्य देखभाल अवकाश को 15 दिनों से कम के लिए नहीं दिया जाएगा। बाल्य देखभाल अवकाश को साधारणतः परीक्षा अवधि के दौरान नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और बाल्य देखभाल अवकाश को अर्जित अवकाश के समान ही माना जाएगा और वह चुनाव आपदा के दिवस में वो 5 दिन पहले ही आपको ज्वाइन करना होगा और बाकी वही है नियम। और ऑनलाइन आवेदन निस्तारण की प्रक्रिया जो 3 दिवस और 7 दिवस मैक्सिमम वही वाले है, सेम है। और अगला पॉइंट है अर्जित अवकाश। अर्जित अवकाश आप कैसे ले सकते हैं? तो अर्जित अवकाश आपको परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत समस्त प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को प्रत्येक वर्ष की पूर्ण सेवा पर 1 दिवस का दर से अर्जित अवकाश यानी कि एक ईएल आपका पड़ते जाता है। ठीक है, 1 वर्ष आपका पूरा होने पर। ऐसे परिषदीय शिक्षक जो प्रतिनियुक्ति आदि पर ऐसे कार्यालय में कार्यरत हैं जहां पर उन्हें ग्रीष्मकालीन अवकाश दे नहीं, उनसे संबंधित में ऐसे कार्यालय में कार्यरत होने की अवधि में अर्जित अवकाश की गणना राजकीय कर्मचारियों की भांति की जाएगी। अर्जित अवकाश की एक बार में स्वीकृत करने की अधिकतम सीमा यदि संपूर्ण अवकाश भारत में व्यतीत किया जा रहा हो तो 120 दिन, यदि संपूर्ण अवकाश भारत के बाहर व्यतीत किया जा रहा है तो 180 दिन, और अवकाश की कुछ अवधि भारत में तथा कुछ अवधि भारत के बाहर व्यतीत किए जाने पर भी 180 दिन तक अवकाश इस प्रतिबंध के अधीन स्वीकृत किया जा सकता है। भारत के बाहर व्यतीत की गई अवकाश अवधि 120 दिन से अधिक नहीं होगी। ठीक है, और निस्तारण भी वही वाला नियम है, 3 दिन और 7 दिन वाला। ठीक है, और असाधारण अवकाश मैक्सिमम 5 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किया जा सकता है स्थायी कर्मी के लिए, और परिवीक्षाधीन कर्मी के लिए 3 मास और 6 मास, 18 मास, 24 मास, ये आप देख लीजिएगा। और निस्तारण की प्रक्रिया भी वही 3 दिन और 7 दिन वाली है। ठीक है, इसमें 5 दिन है, 5 दिन के अंदर है। और ग्रीष्मावकाश के बदले अर्जित उपार्जित अवकाश ये है। और प्रतिकर अवकाश भी आप लोग देखते हैं, निर्बंधित अवकाश भी अनुमन्य नहीं है, ये तो जानती हैं, और अध्ययन अवकाश भी समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, और ये कैसे कैसे किसको क्या आपको आकस्मिक अवकाश किन्हें देना है और कौन स्वीकृत करेगा, ये आप लोग देख सकते हैं। चिकित्सा प्रमाण पत्र अवकाश, मातृत्व अवकाश, गर्भपात अवकाश, बाल्य देखभाल अवकाश, अर्जित उपार्जित अवकाश, असाधारण अवकाश। ठीक है, ये आप लोग पूरा लेटर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के आपको जो भी लीव से संबंधित जो भी आपकी इंक्वायरी होगी, जो भी आपके डाउट्स होंगे, सारे क्लियर हो चुके होंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, कुछ अभी भी आपको कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।